Hello students. As you know, in our previous lecture we had discussed about the law of diminishing marginal utility. Now today we are going to discuss the law of equimarginal utility. These both laws related to the cardinal approach of the utility. जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम डिस्कस किया था और आज जो है सम सीमांत उपयोगिता का नियम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों ही नियम जो हैं वह कार्डिनल अप्रोच यानी गणनावाचक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इट इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोनेड बाय द गॉसन। इट इज़ नोन एज गॉसन्स सेकंड लॉ। ये जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, ये भी गॉसन ने दिया था, इसलिए इसे गॉसन्स का द्वितीय नियम कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ द गॉसन्स। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको भी साइंटिफिकली हम कह सकते हैं फेमस करने का या डेवलप करने का से जो क्रेडिट है गोज टू दी Alfred Marshalls. This law point out how a consumer can get maximum satisfaction out of given expenditure on different goods. The law states that in order to get maximum satisfaction, a consumer should spend his limited income on different commodities in such a way that the last rupee spent on each commodity yields him equal marginal utility. ये नियम हमें सिंपल सा ये बताता है कि एक उपभोक्ता के पास मान लीजिए एक इनकम है 10 रुपये, वो एक एक रुपये कर कर उस दो वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि दोनों वस्तुओं पर खर्च किए गए आखिरी रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है। इसलिए इस नियम को सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। ये डेफिनेशंस हम लेते हैं एल्फ्रेड मार्शल की। डॉक्टर मार्शल कहते हैं इफ़ ए पर्सन हैज़ ए थिंग, या थिंग का मतलब जो होता है वह मनी का मतलब है, इनकम का मतलब है, विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेज, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दीज यूजेज इन सच ए वे दैट ही हैज़ द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन द ऑल। यानी एक व्यक्ति के पास मनी है, उस मनी को वो इस प्रकार से खर्च करता है अलग अलग प्रयोगों पर कि हर प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है। मान लीजिए दो प्रयोग हैं, एक्स प्रयोग और वाई प्रयोग। दो यूज़ कर रहे हैं, दो वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं, एक्स वस्तु पर वाई वस्तु पर। अब एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मान लीजिए ज़्यादा है वाई वस्तु से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जिस वस्तु की मात्राएं हमारे पास कम होती है, हमारा उसका लगाव या उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी वस्तुएं हमारे पास, जिसकी यूनिट्स हमारे पास कम है। ठीक है, तो अगर x की मार्जिनल यूटिलिटी MU(x) ग्रेटर देन MU(y) है, इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y वस्तु हमारे पास ज़्यादा है इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता कम है, और x वस्तु कम है इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम y वस्तु पर एक्सपेंडिचर करना कम कर देंगे, वहाँ पर किए गए खर्च को हटाकर हम क्या करेंगे, x वस्तु पर खर्च करेंगे तब तक जब तक कि दोनों की सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो दोनों कमोडिटी की बराबर नहीं हो जाती, यानी MU(x) = PX। यही सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। यानी एक वस्तु है एक आदमी के पास जिसे वो विभिन्न उपयोगों में खर्च कर सकता है, तो वो उसे इस प्रकार से आपके स्पेंड करेगा कि he will distribute it among these users in such a way that he has the same marginal utility in all। यानी सभी प्रयोगों में उसके मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाती है। This law can be explained as traditional statement and modern statement। यानी ये नियम दो तरीक़ों से समझाया जा सकता है, एक तो परंपरागत तरीके से और दूसरा आधुनिक तरीके से। हमारे पास ट्रेडिशनल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशनल स्टेटमेंट कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम इन सच ए वे दैट लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच प्रोडक्ट विल गिव हिम इक्वल सेटिस्फैक्शन। दैट इज MU(1) = MU(2) एंड = MU एंड सो ऑन। मतलब कुछ भी इकाई तक ये पहुंच सकता है। तो एक इकाई पर किया गया खर्च से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु पर की गई रुपये के खर्च से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। एक्स वस्तु पर
हमने जो पैसा खर्च किया उससे जो हमें सीमांत उपयोगिता मिली है MUX, वो Y वस्तु पर खर्च किए गए रुपए से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MUY के बराबर होनी चाहिए। ये ट्रेडिशनल स्टेटमेंट हमें बताता है। इसके लिए हमने यहाँ पर टेबुलर एक्सप्लेनेशन भी लिया है बच्चों, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस भी लिया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, 3 कॉलम की एक टेबल है। एक कॉलम में रुपया बताया गया है, दूसरे कॉलम में एक कमोडिटी, एक वस्तु है एप्पल, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बताई गई है, और तीसरे कॉलम में जो है वो बनाना यानी केले से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बताई गई है। 2 वस्तुएं हैं और आपकी रुपया है, यानी आपकी इनकम जो है, आपकी जो बजट है वो आपके पास 5 रुपये है। यानी आपके पास ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु मतलब जो मार्शल ने पहले कहा ना, यू हैव अ थिंग विच यू कैन अलॉट एंड डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे अमॉन्ग ऑल द यूजेज। यहाँ 2 प्रकार की यूजेज हैं। तो आपके पास थिंग कौन सी हो गई? 5 रुपये। 5 रुपये है आपके पास। अब 5 रुपये को आपको एक रुपये को इस प्रकार से खर्च करना है कि आखिरी रुपया दोनों पर जो खर्च करते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है। अब दोनों की कीमत भी बेटा देखो बताई गई है, प्राइस ऑफ एप्पल्स एंड बनाना इक्वल टू 1 रुपीज़ ईच। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं की तुलना करते हैं। जिसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, हम उसी पर पहला पैसा खर्च करेंगे, पहला रुपया, यानी 5 रुपये में से पहला रुपया किस पर खर्च करेंगे। तो देखो एप्पल से आपके कितना मिल रहा है? एप्पल से आपको 10 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और केले से बनाना से कितनी मिल रही है? 7। तो ज़्यादा कौन सा हुआ? एप्पल का हुआ, यानी 10 ग्रेटर देन 7। तो हम पहला रुपया उस 5 रुपये में से पहला रुपया किसके ऊपर खर्च करेंगे? एप्पल पर करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे हम दूसरा रुपया कहाँ पर खर्च करें। तो फिर वापस एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी और बनाना की मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 8, और बनाना की कितनी मिल रही है? 7। तो 8 वर्सेस 7 को देखेंगे, कंपेयर किया तो फिर एप्पल से ज़्यादा मिल रही है। तो फिर 5 रुपये में से दूसरा रुपया भी हम किस पे खर्च करेंगे? एप्पल पर खर्च करेंगे। ठीक है जी। तो 5 में से 2 तो खर्च हो गए। अब कितने बचे? 3 रुपये बचे। अब हम तीसरा रुपया किस पर खर्च करेंगे? तो हम वापस कंपेयर करेंगे कि एप्पल से मिल रही है यूटिलिटी 6, और केले से कितनी मिल रही है? अभी भी 7 मिल रही है। तो केले का अब ज़्यादा हो गया। तो अब पहला रुपया उस 5 में से 2 रुपये तो हमने एप्पल पर खर्च कर दिए थे, लेकिन अब पहला रुपया जो है हम कब किस पर खर्च करेंगे? केले पर खर्च करेंगे। अब हम 3 रुपये खर्च कर चुके हैं। चौथा रुपया अब किस पे खर्च करना है? चौथा रुपया हम जब खर्च करने जा रहे हैं तो हम कंपेयर करेंगे कि हमें यूनिट मिल रही है इसकी जो है एप्पल की ज़्यादा मिल रही है और केले की कम मिल रही है। तो केले और एप्पल में चौथा रुपया हम खर्च करेंगे एप्पल पर, और 5वां रुपया जो है हम खर्च करेंगे केले पर। तो इस प्रकार केले पर जो आखिरी रुपया 2 रुपये खर्च किए उसकी मिली हमें 6 सीमांत उपयोगिता, और एप्पल पर हमने आखिरी रुपया तीसरा रुपया खर्च किया उससे कितनी मिली? 6। तो इस प्रकार से हमने एक कॉम्बिनेशन लिया कि हमारे पास हमारी बजट जो थी वो कितनी है? वो बजट केवल हमारे पास 5 रुपये हैं, और इनकी कीमत भी दे रखी है 1-1 रुपये। तो 1 रुपया ईच है। तो हमने 3 इकाई यानी 3 रुपये खर्च कर दिए एप्पल पर, और 2 रुपये खर्च कर दिए हमने बनाना पर। तो ये हमारे 5 रुपये भी खर्च हो गए, और उनसे मिलने वाले सीमांत उपयोगिता दोनों की बराबर भी होगी। कुल उपयोगिता भी हमारी बराबर होनी चाहिए। तो हम कुल उपयोगिता करने के लिए इनकी इंडिविजुअल सीमांत उपयोगिता को जो है जोड़ लेते हैं। जैसे एप्पल की जोड़ लो आप, 10 + 8 + 6 यानी 10 + 8 + 6, ये कितनी हो गई? 10, 18, 6, 24। एप्पल से मिलने वाली आपने 3 यूनिट एप्पल की ली, 3 रुपये एप्पल पर खर्च किए, आपको 24 के बराबर उपयोगिता मिली। और बनाना पर आपने 2 रुपये खर्च किए और आपको कितनी मिली? 13। 7 और 6 13। अब 13 इसकी और 24 उसकी, दोनों को अगर जोड़ कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई बेटा? 37। यानी 5 रुपये आप इस प्रकार से खर्च करो कि दोनों से ऊपर जो आखिरी रुपया खर्च करते हो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 6 बराबर है, और कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी जो है वो 37 है। अब इसमें से कोई भी आप फेरबदल कर लोगे बेटा कॉम्बिनेशंस, तो आपको 37 से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए अपन जो है 1 इकाई एप्पल की कम कर देते हैं, जैसे 3 इकाई है एप्पल की, उसकी जगह हम 2 इकाई एप्पल की लेते हैं और 1 इकाई केले की बढ़ा देते हैं।
तो उससे क्या होगा कि केले से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है, आप नोट डाउन कर लेना, 7, 6 और 5 है, ठीक है। तो कितनी होगी, 7, 6, 13 और 5, 18। और एप्पल की कितनी हो गई, 10 और 8, 18। 18 और 18 को जोड़ोगे तो 36 है। देख लो, कोई भी कॉम्बिनेशन हमने लिया, चेंज कर दिया। अब मान लो मैं कहता हूँ कि 4 हम लेते हैं एप्पल को और 1 लेते हैं केले को, क्योंकि 5 रुपये ही है ना अपने पास। तो 4 इकाई एप्पल की लें तो कितना होगा, 10, 8, 18, 18 और 6, 24 और 4 कितने हो गए, 28। 28 और केले वाली 1 इकाई की 7 वाली जोड़ दो उसमें, तो कितने हो गए, 35। यानी फिर भी 37 से कम है। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। मान लीजिए आपने 4 इकाई केले की ले ली और 1 इकाई आपको एप्पल की, क्योंकि आपके पास तो 5 रुपये है ना बेटा। तो आप 5 को आपको क्या करना है, दोनों की मात्रा एक साथ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक की आप बढ़ाओगे तो दूसरी को तो घटानी पड़ेगी। यही तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट इज स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इसको आपको एलोकेट करना है। अब मान लीजिए आप 4 इकाई केले की ले रहे हैं, तो आप काउंट कर लो, केले से मिलने वाली सीमांत रुपये कितनी है, 7 + 6 + 5, 7, 6, 13, 5, 18 और + 4, 22। और 1 एप्पल से मिल रही है, वो हो गई 10। तो 22 एंड 10 32। देख लो, अब फिर भी टोटल 37 से ज़्यादा नहीं हुई। इसलिए जो अपन ने पहला कॉम्बिनेशन लिया था बेटा, 3 इकाई एप्पल की और 2 यूनिट बनाना की, यानी 10, 8 और 6 कितने हो गए, 10, 8, 18, 6, 24 और केले से मिलने वाली 13 हो गई। तो 24 + 13 = 37। ये आपके मैक्सिमम हो गई। इसी को डायग्राम द्वारा हम देख सकते हैं। डायग्राम में आप देखिए कि ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बताया गया है, जो ऊपर से नीचे गिरता हुआ है। ये इसलिए है कि जैसे जैसे आपकी इकाइयाँ बढ़ती हैं, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो गिरती जाती है। ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी इसको डिस्कस किया था। अब एप्पल आपने कितनी ली है, 3 यूनिट, जो एक्स एक्सिस पर हमने इसको मेजर किया है। नीचे एक्स एक्सिस पर देखो आप कि 3 यूनिट हमने एप्पल की ली है। तो एप्पल की 3 यूनिट लेने पर हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिली है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व आ रहा है, वो है आपके 6 के बराबर। तो ये हो गया। और 2 यूनिट हमने जो है वो केले की लिए, तो इसमें भी हमारे सीमांत उपयोगिता कितनी आ रही है, 6। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही है कि 3 यूनिट हमने एप्पल की ली और 2 यूनिट हमने केले की ली, तो हमें सीमांत उपयोगिता बराबर मिली। अगर इसमें भी हम कोई चेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 इकाई केले की बढ़ा दें, यानी 2 इकाई से 3 इकाई की तरफ जाएंगे, तो हमने केले की जो यूटिलिटी गेन की है, और 1 इकाई एप्पल की कम कर दें, मान लीजिए 3 इकाई से 2 इकाई 8 की तरफ जाएं, तो जो लॉस हो रहा है एप्पल की इकाई कम करने से, और जो गेन हो रहा है केले की इकाई बढ़ाने से, वो गेन ज़्यादा है, मैक्सिमम है एप्पल के लॉस से नहीं, क्योंकि गेन जो है वो कम हो रहा है। देखो आप बॉक्स, गेन वाला बॉक्स जो बनाने का है वो छोटा सा है, यानी जो हम केले की इकाई बढ़ा रहे हैं, तो केले की इकाई बढ़ाने से जो गेन हो रहा है वो आपके कम है, यानी प्राप्ति या उपयोगिता जो मिल रही है वो कम है केले की इकाई बढ़ाने से, और एप्पल की इकाई घटाने से जो लॉस हो रहा है वो ज़्यादा है। इसलिए ये रीअरेंजमेंट जो है वो उपयोगी नहीं है, वो फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए हमें वापस उसको पुरानी कंडीशन पर ही आना पड़ेगा। 3 इकाई एप्पल की और 2 इकाई जो है आपके केले की होगी। तो ये आपका जो ट्रेडिशनल स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाता है। मॉडर्न स्टेटमेंट जो होता है ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, इसे आनुपातिकता का नियम कहते हैं। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू इक्वलाइज द वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 2 कमोडिटीज़, यानी 2 वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिताओं को हमें बराबर करना पड़ता है। और ये भारित सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ये आप नोट कर लेना कि जो एक्स वस्तु है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MUX, और उसी की कीमत का यानी PX का, उसमें आप जब भाग देते हैं, जैसे MUX/PX, ये एक्स वस्तु की यानी एक्स कमोडिटी की वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है, और वाई वस्तु की होगी तो MUY/PY,
तो वाई वस्तु की आपको, तो ये दोनों हमें बराबर करनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू दैम अ पर्सन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द वेटेड मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वल। इन द अदर वर्ड्स, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अदर कमोडिटी डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस आर इक्वल। इट इज सीन इन दिस स्लाइड दैट MUA by PA equals to MUB by PB equal to MUC by PC। तो इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिता जो है वो बराबर होनी चाहिए, और या उस पर खर्च की गई मनी की सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। तो ये आपके मॉडर्न स्टेटमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक सारणी है, और ये सारणी हमें बता रही है कि हमारी इनकम जो है, हमारी बजट जो है बेटा, वो कितना है 24 रुपीज़। आपके पास 24 रुपये से ज़्यादा नहीं है आपके पॉकेट में। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में एक फॉर्मूला लिख लें। PX यानी X कमोडिटी की प्राइस PX मल्टीप्लाई विद द QX, X वस्तु की मात्रा। PX मल्टीप्लाई विद QX देन प्लस PY यानी Y वस्तु की कीमत मल्टीप्लाई QY यानी Q वस्तु की मात्रा इक्वल्स टू M। यहाँ अब M जो है बेटा वो क्या है, बजट है, टोटल मनी है। M क्या है, 24 रुपये है, यानी आपकी जेब में 24 रुपये, उससे बाहर आप खर्च नहीं कर सकते। अब प्राइस जो है इसमें दे रखी है X वस्तु की 2 रुपया पर यूनिट और Y वस्तु की है 3 रुपया पर यूनिट। तो हमें इस प्रकार से इस 24 रुपये को खर्च करना है कि वह 24 रुपये से बाहर भी न जाए, टोटल यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज हो जाए, और भारित सीमांत उपयोगिता भी यानी वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी MUH बटा PX और MUY बटा PY दोनों बराबर हो जाए। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें ढूंढते हैं। तो जैसे हमने 6 इकाई X वस्तु की ली, तो हमारा जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। QX की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो X की कीमत कितनी है, PX कितनी है, 2 रुपया ईच यानी 2 रुपीज़ ईच। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 यानी PX मल्टीप्लाई QX। एक चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम प्लस करेंगे PY QY से। तो PY कितनी है यहाँ पर, 3 रुपया प्रति इकाई, और QY यानी क्वांटिटी ऑफ Y वो हमने 4 ली है। कितनी ली है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12। तो 12 प्लस 12 बराबर 24, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था वो आप कॉपी में नोट डाउन करके देखना कि PX मल्टीप्लाई QX प्लस PY मल्टीप्लाई QY इक्वल्स टू M। तो यहाँ 6 इकाई ली है हमने X की, तो 6 गुणा 2 बराबर 12, प्लस 4 इकाई ली है हमने Y की, तो 4 गुणा 3 यानी 12, 12 प्लस 12 बराबर 24। तो 24 बराबर 24, आप बजट से बाहर भी नहीं हैं। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, हमें सीमांत भारित सीमांत उपयोगिता को बराबर करना था, तो वो भी हम कर सकते हैं MUX बटा PX। तो MUX यानी 6 इकाई लेने पर 6 यूनिट अगर आप X की परचेज करते हो तो उसमें आपको कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है, 10। सारणी में देखिए आप 10 का मिल रही है 6 यूनिट के सामने, तो 10 MUX हो गई, और इसकी कीमत कितनी है X की, 3 रुपी ईच, सॉरी 2 रुपीज़ ईच। तो 10 बटा 2 बराबर 5। तो 6 इकाई अगर आप X की लेते हैं तो आपको 5 के बराबर भारित सीमांत उपयोगिता मिलती है। अब Y की देख लेते हैं अपन, MUY बटा PY। तो MUY कितनी हो गई, ये हो गई आपके 15 और PY कितनी है कीमत, 3। तो 15 बटा 3 बराबर 5। तो भारित सीमांत उपयोगिता कहाँ बराबर होगी, जहाँ हम 4 इकाई यानी 4 यूनिट लेंगे Y की और 6 यूनिट लेंगे हम X की, तब कहीं जाकर ये हमारी भारित सीमांत उपयोगिता भी बराबर हो गई। यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात, यानी रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी टू इट्स प्राइस ऑफ X कमोडिटी शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, ratio of the marginal utility of Y to its price. That is to be known as the law of proportionality in
मॉडर्न अप्रोच ऑफ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरीके से ये जो हमारे सामने आज आपने देखा कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसे हम समसीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। बस इसकी आलोचना या क्रिटिसिज्म में यही है कि कंज्यूमर आर नॉट फुली रैशनल। कंज्यूमर इतना विवेकशील नहीं होता कि हर वस्तु पर कितना खर्च करना, कितना नहीं करना, इतना दिमाग लगाए और इतना कैलकुलेटिंग हो और हर वस्तु उपलब्ध हो या हर वस्तु विभाजनशील हो। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु होती है या फ्रिज होते हैं तो उसको एक एक टुकड़ा करते हैं क्या, कलर टीवी का टुकड़ा करते हैं क्या? तो डिविजिबल गुड्स जो होती है वहीं पर ये एप्लीकेबल होता है। ज़्यादातर ये पेरिसेबल गुड्स पर हो सकता है। लोगों की फैशन बदलती रहती है, टेस्ट बदलता रहते हैं, इनकम बदलती रहती है, तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता। बस हाँ, इस नियम की अपनी महत्वता है, अपनी इम्पोर्टेंस है कि यह कंजप्शंस लॉ ऑफ कंजप्शन में लागू होता है। उपभोक्ता की जो इक्विलिब्रियम होता है वो वहाँ होगा जहाँ उसके द्वारा चुकाई गई कीमत यानी PX बराबर MUX हो। तो यह आपके लॉ ऑफ कंजप्शन में काम में आता है। ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन में यानी उत्पादन का जो नियम होता है उसकी आधारभूत नियम है ये समसीमांत उपयोगिता। दूसरा लॉ ऑफ एक्सचेंज में यानी विनिमय के नियम का आधार है, और लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस का भी ये आधार है। तो और लॉ ऑफ सोशल वेलफेयर यानी पब्लिक फाइनेंस का भी आधार है, यानी कर कितना देना है। मार्जिनल सोशल यूटिलिटी और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस ये दोनों जहाँ बराबर होते हैं वहाँ कर का निर्धारण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पॉलिसी के निर्धारण में भी ये बहुत उपयोगी होता है। तो आप पहले बेटा इसको रीड आउट करना, इसके नोट्स बनाना, और आगे हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट हो गया है। उससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कर ली थी। तो इस तरीके से यूटिलिटी में जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें 2 नियम आते हैं, उन दोनों नियमों को हमने डिस्कस किया।